करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक 15 से 20 मिनट के छोटे से वीडियो में हम उत्तराखंड के विभिन्न समाचार पत्रों का निचोड़ इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। विभिन्न समाचार पन्नों को पलटते हुए आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना हो, इसलिए इस वीडियो में, आपके छोटे से वीडियो में पूरी घटनाओं का संक्षिप्त और आवश्यक जानकारी इसमें दी गई है। दोस्तों, आशा करूंगा आप सब लोग इस वीडियो को पसंद आएगी, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा दी मॉर्निंग में सुबह की ताज़ा तरीन न्यूज मिल जाती रहेगी। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक्स अगेन। आशा करूंगा मेरी इस मेहनत से आपको जरूर लाभ होगा। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर चारधाम यात्रा शब्दों के साथ शुरू करने की इजाज़त हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया। अदालत ने कोविड से जुड़े प्रतिबंधों के साथ यात्रा शुरू करने का आदेश जारी कर दिए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एच चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने की। गुरुवार को यात्रा खोलने की याचना करते हुए सरकार की ओर से अदालत में शपथ पेश किया गया। महावक्ता SN बावुलकर ने कोर्ट को बताया कि उत्तराखंड का साथ देश में कोविड मामलों में कमी आई है। सभी मंदिर, स्कूल, न्यायालय, संसद खुल चुके हैं, इसलिए चारधाम यात्रा को भी कोविड के नियमों के पालन के साथ खोलने की अनुमति दी जाए। महाधिवक्ता ने कहा कि चारधाम यात्रा बंद होने से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। दूसरे पक्ष के अधिवक्ता शिव भट्ट ने कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए जो SOP जारी की थी उसमें कमियां हैं, यात्रा के प्रतिबंधों के साथ खोला जाए। रोजना कहाँ कितने यात्री जाएंगे? बद्रीनाथ में रोज 1000, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्री रोज दर्शन कर पाएंगे। न्यायमूर्ति RH चौहान रिबन काटकर क्या इसके साथ ही न्याय प्रणाली को और अधिक सरल और सुगम बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने बताया कि हाईकोर्ट परिसर में पहले ई-सेवा केंद्र के शुभारंभ के बाद अल्मोड़ा में शीघ्र ही ई-सेवा केंद्र खोला जाएगा। भविष्य में राज्य के सभी जिलों के जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। गुरुवार को उन्होंने अपना जन्मदिन राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया। यहाँ उन्होंने बच्चों के साथ केक काटा। उन्होंने विशेष स्कूल के लिए एक बस और 10 कंप्यूटर देने की घोषणा की। सीएम ने पौधारोपण के साथ साथ भवन का शिलान्यास भी किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए धामी बोले, कोरोना के चलते युवाओं के रोजगार पर असर पड़ा है, लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, युवा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। इसलिए सरकार ने मार्च 2022 तक उत्तराखंड में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के आवेदन शुल्क माफ करने का फैसला लिया है। लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग सहित बाकी भर्तियों के लिए भी आने वाले आवेदन फॉर्म पर युवाओं को कोई फीस नहीं चुकानी होगी। उत्तराखंड की मंडियों में नए अध्यक्ष नियुक्त होंगे। कृषि मंडी परिषद में जल्द नए अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति होने जा रही है। प्रदेश में 23 में से 15 से ज़्यादा मंडी पर नए अध्यक्ष और सदस्यों के नाम करीब फाइनल हो गए हैं। दून में वर्तमान मंडी अध्यक्ष की जगह पर भाजपा नेता कुलदीप बुटोला के अध्यक्ष और त्रिलोक सिंह बिष्ट को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सूत्रों ने बताया कि 15 जनवरी 2020 को 15 मंडियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस भी 9 मई 2020 को कृषि उपज पशुधन एवं विपणन प्रोत्साहन विनियम एक्ट के तहत प्रदेश सरकार अध्यादेश लाई थी। इस अध्यादेश के आते राज्य में नए मानक लागू हो गए थे। इसके अनुसार तत्काल सभी मंडी अध्यक्षों को हटा दिया जाना चाहिए था, पर राजनीतिक तकनीकी वजह से सरकार ने मंडी अध्यक्षों को यथावत रहने दिया था। अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल प्रदेश का पहला 3D विद्यालय बन गया है। यहाँ कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्राओं को 3D डिवाइस के चश्मे और वीडियो क्लास के माध्यम से अध्ययन कराया जा रहा है। नए तकनीक से पढ़ाई करने पर छात्राएं काफ़ी उत्साहित हैं। विद्यालय की शिक्षा दीपा के अनुसार फिलहाल इस तकनीक का पूरा फोकस कक्षा 9 के छात्रों पर है। 3D कक्षा में पूरी पढ़ाई वीडियो के जरिए कराई जा रही है, जिसमें छात्रों को एक 3D चश्मा दिया जाता है, जिस पर लगे लेंस की मदद से छात्राएं अपने विषयों का वीडियो देखकर पढ़ाई करती हैं। इस सिस्टम में पाठ्यक्रम विषयवार ऑनलाइन ही बना हुआ है, जिसमें छात्राएं अपनी पसंद के समय पर तय किया विषय की पढ़ाई कर सकती हैं। शिक्षिका दीपा ने कहा कि हमारे विद्यालय के शिक्षकों के लिए एक नया अनुभव है। इससे पता चलता है कि अब पढ़ाई की तकनीक पारंपरिक तरीकों से कितनी आगे बढ़ चुकी है। UOU में चयनितों को भर्ती करने का आरोप। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भर्ती अन्य
अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए NSUI कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को 3 पानी यूओयू के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भर्तियों की जांच और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग उठाई गई। NSUI जिलाध्यक्ष विशाल सिंह घोषक ने कहा कि भाजपा की सरकार गुपचुप तरीके से भर्तियों कर रही है, जिनमें अपने चहितों को लगाकर योग्य युवाओं का हक मानने का काम किया जा रहा है। कहा कि यूओयू में बीते दिनों प्राध्यापकों के 56 पदों में गुपचुप तरीके से भर्ती करा शासनादेश ही कर दी गई। कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत से इस्तीफा देने की मांग की और गोविंद सिंह, दानू भुवन पांडे, रक्षित बिष्ट, नाजिम अंसारी, अक्षय पाठक, पार्थ जोशी, निशांत जोशी, भैरव बिष्ट, गोविंद, विजय, सौरभ आदि मौजूद रहे। के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS की फीस 4 लाख रुपए के विरोध में छात्र छात्राओं ने गुरुवार को शहर में कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने सरकार से फीस विरोधी वापस लेने की मांग की। उधर कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को प्रदर्शन करने से मना किया। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के 2019 और 2020 बैच के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के मेडिकल रोड से कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान छात्र फीस विरोधी वापस लेने के बैनर हाथ में लिए हुए थे। कैंडल मार्च सिंधी चौराहे से होता हुआ मेडिकल कॉलेज के रामपुर रोड स्थित गेट पर खत्म हुआ। इस दौरान छात्रों ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सबसे ज़्यादा मेडिकल फीस ले रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करती, उनकी शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि छात्रों के घरों के नोटिस भेजे जा चुके हैं। दलों से पार्टी में आए नेताओं के लिए भाजपा नेतृत्व सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है, इसमें रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। केंद्रीय मंत्री जोशी का कहना है कि राज्य का चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद गुरुवार को पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर दून पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान भाजपा के कांग्रेस नेताओं के शामिल होने और भाजपाइयों की अपेक्षा को लेकर सवाल पर जोशी बोले, ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से भाजपा में आए, उसे पार्टी के रीति नीति के अनुसार ही कार्य करना होगा। सभी को पार्टी के सिद्धांत के अनुसार चलना होगा और इसमें रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। चारधाम यात्रा खोलने के कोर्ट का आभार। चुनाव प्रभारी जोशी ने हाईकोर्ट द्वारा चारधाम यात्रा की इजाज़त देने का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के लिए वह बेहद अच्छा फैसला है। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रा खोलने के प्रयास कर रही थी और अब लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रा के लिए जाना चाहिए। हुआ बुधवार को सचिवालय के NIC कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में थापा की बेटी दीप्ति रौतेला, दामाद विदेश रौतेला और उनके साथी सुमन पाठक ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि 27 साल की उम्र में कमला ने दून अस्पताल में 37 साल की सेवा में कमला ने दून अस्पताल में 27 साल तक सेवाएं दी। मेला अस्पताल हरिद्वार में नर्सिंग अधीक्षक पद पर उन्हें मरीजों की सेवा की और यहां से सेवानिवृत्त हुई। 2011 में रिटायरमेंट के बाद भी वे मरीजों की सेवा में जुटी रही, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में उन्हें नहीं बचाया जा सका। रात 7 मई को उनका निधन हो गया। आखिरी वक्त में कमला ने मरीजों की सेवा की। स्वास्थ्य विभाग के अफसर, तमाम नर्सिंग अधिकारियों ने उनके परिवार को बधाई दी। दिन में 18,000 लोगों के राशन कार्ड अटके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी राशन कार्ड पिछले कई माह से नहीं बन रहे हैं। इसके चलते 18,000 से ज़्यादा लोगों के आवेदन अटके हुए हैं। भारत सरकार ने वेबसाइट बंद कर दी है। इस कारण लोगों की सस्ते राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिला आपूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी के अनुसार 18,000 से ज़्यादा राशन कार्ड लंबित हैं। सभी लोग राशन कार्ड के लिए परेशान हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जितना कोटा दिया है उतने राशन कार्ड बन चुके हैं, इसलिए वेबसाइट पर नए आवेदन अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। अगर किसी उपभोक्ता का राशन कार्ड निरस्त होता है या दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो जगह खाली होने की उम्मीद होती है। जैसे जगह खाली होती है उस हिसाब से कार्ड बनाए जाएंगे। प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन PPSA के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कश्यप ने बताया कि कुछ दिनों पहले उनका प्रतिनिधिमंडल CM पुष्कर धामी से मिला था। तब CM ने 5वीं तक के स्कूल खोलने, ऑनलाइन पढ़ाई बंद कराने का आश्वासन दिया था। इससे पहले शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने भी यह आश्वासन दे चुके हैं, पर अब तक सरकार को उचित कदम नहीं उठा पा रही। कश्यप ने कहा कि उसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की बुनियाद को खोखली कर रही है। ऐसे और साल चला तो आशंका है कि बच्चे आगे भविष्य में बनाने में नाकाम रह जाएंगी। पढ़ाई के लिए उनके लिए मुश्किल हो सकती है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करते हुए स्कूल को खोल देना चाहिए। देहरादून में शपथ ग्रहण के एक दिन बाद गुरुवार को राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ पहली बैठक में राज्यपाल ने सख्त अनुशासन वाले तेवर दिखाए। उन्होंने एक एक पर सबका परिचय लिया। अंग्रेजी
मिश्रित हिंदी में वार्तालाप करते हुए राज्यपाल ने अपनी कार्य प्रणाली में ईमानदारी को सर्वोच्चता पर रखने को कहा। राज्यपाल ने कहा कि उनके कामकाज के तौर तरीकों का संदेश बाहर भी उसी रूप में ही जाना चाहिए। साथ ही जनता को समस्याओं से जुड़े विषयों को संवेदनशीलता के साथ सुलझाया जाए। उन्होंने कहा कि बेवजह किसी को काम को न अटकाया जाए। अध्ययन और मुलाकात में बीता दिन नए राज्यपाल का ज़्यादातर समय मुलाकात और अध्ययन में बीता। उस समय उनसे मिलने के लिए सेना के सेवारत और रिटायर्ड अधिकारियों की बहुआयत थी। जीएसटी बकाई थी करीब 84 लाख अकेले गोला गया। उधर वन निगम के इस रुके कर्मचारियों में आक्रोश है। वन निगम प्रमुख नदियों में खनन के लिए जो गेट बनाता है उसके ठेके निजी कंपनियां या ठेकेदार को दिया जा रहा है। उसमें तुलाई की जो रकम होती है वो ठेकेदार ही वसूलते हैं। इस रकम में जो जीएसटी बनती है वो भी ठेकेदारों को ही देने का प्रावधान है। पर 2018-19 और 2019-20 की जीएसटी का भुगतान नहीं हुआ। शासन की ओर से जीएसटी वसूली के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ठेकेदारों की बजाय अब वन निगम जीएसटी चुकाएगा जो करोड़ रुपए में जा सकता है। उधर कर्मचारी नाराज के जहां वेतन भत्तों के कर्ज लेना पड़ रहा है, वहीं वन निगम करोड़ों की जीएसटी कैसे भरेगा। उनका आरोप है ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उनके पीछे एक बड़े नेता का दबाव भी बताया जा रहा है। अन्य दस्तावेजों को रिकॉर्ड तैयार करने को कहा गया। नियुक्ति की काउंसलिंग की प्रक्रिया का फार्मूला शनिवार को तय किया जाएगा। नियाल ने बताया कि शनिवार को बेसिक शिक्षा के सभी मुख्यालय स्तरीय अधिकारी और डीईओ की ऑनलाइन बैठक होगी। उसमें काउंसलिंग का खाका तय किया जाएगा। काउंसलिंग का फार्मूला विभागीय नियम, छात्र हित और अभ्यर्थियों की सुविधाओं को देखते हुए तय किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा भर्ती में काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर उलझन में। दरअसल इस साल तमाम अभ्यर्थियों ने 9 जिलों में आवेदन किए हैं, जिससे जहां आवेदनों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, वहीं एक अभ्यर्थी 9 जिलों में काउंसलिंग का मौका देना भी कम चुनौती नहीं है। पूर्व में एक बार दोनों सामूहिक काउंसलिंग पर सहमति बन चुकी थी। इसके अनुसार एक स्थान पर सभी जिलों की लगातार काउंसलिंग की जा सकती है। इससे एक स्थान पर अभ्यर्थियों को कम समय में ज़्यादा काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। उधर डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को शिक्षा निदेशालय में धरना जारी है। उनका कहना है कि नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद ही आंदोलन समाप्त हो पाएगा। युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के मौके दिलाना सरकार का लक्ष्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं को रोजगार और उज्जवल भविष्य मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार प्रतिबद्ध है रोजगार स्वरोजगार के बेहतर अवसर देने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। सीएम आवास के गुरुवार को जनता मिलन हॉल में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लगभग 24,000 सरकारी विभागों में उपलब्ध पदों पर नियुक्तियां प्रक्रिया शुरू की गई है। युवाओं को समूह ग की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है। भर्ती के लिए आवेदन शुल्क को माफ किया गया है। सीएम ने कहा कि कार्यक्रम में आए सुझावों पर सरकार बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि किशोर उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड की जल जंगल की उपयोगिता का लाभ राज्य को मिलना चाहिए। राज्यवासियों को उनके हकूक मिले, इस दिशा में पहल होनी चाहिए। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी से राज्य के विकास में सहयोगी बनने की अपील की। पद्मश्री वैद्य बालेंद्र प्रकाश ने जड़ी बूटी के जरिए उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने की दिशा में प्रभावी कार्ययोजनाओं की उपेक्षा की। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के प्रसार पर जोर दिया। पत्रकार पूनम अनुपम दुबे ने भी विचार रखे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबेद उनिया, स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, आदित्य चौहान, सुरेश राठौर, सुशीला बलूनी आदि मौजूद रही। कोरोना के कारण प्रभावित घटना समेत कई क्षेत्रों में स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए राहत पैकेज मंजूर किया गया। सरकार का ध्येय जन सेवा उत्तराखंड का समग्र विकास है। राज्य हित में जो भी अच्छा लगे वो हम करेंगे, कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। छात्र संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चले परिसरोत्सव के दौरान सरकारी बेसिक जूनियर और माध्यमिक स्कूलों में 1,25,443 नए एडमिशन हुए हैं। शिक्षा विभाग के दावे पर विचार किया जाए तो माध्यमिक स्तर पर सर्वाधिक 67,750 नए एडमिशन हुए हैं। शिक्षा सचिव राधिका झा ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रवेशोत्सव की समीक्षा की। उन्होंने प्रवेशोत्सव के दौरान हुए नए एडमिशन के आंकड़े भी जारी किए। अधिकारियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल में शैक्षिक गुणवत्ता पर नजर स्तर पर बेहतर करने के लिए कार्य योजना बनाने में निर्देश दिए हैं। प्रदेश के प्रत्येक स्कूल का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना होगा। आज तक के मुख्य समाचार। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि अर्ली मॉर्निंग में आपको न्यूज का ये वीडियो मिलता रहे। थैंक्स अगेन एंड प्लीज सब्सक्राइब।